डियर सेकेंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट्स और डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पीयूष कुमार जैन। और आज अपन जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो है एंट्राइटिस। पिछली क्लासेस हमने डाइवर्टिकुलाइटिस तक हमने डिस्कस कर लिया था। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर आपके जो सिलेबस के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है उसके अंदर इम्पोर्टेंट डिजीज कंडीशंस को हम पहले पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे लेस इम्पोर्टेंस कम इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम धीरे धीरे लेते जाएंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डिजीज कंडीशन है एंट्राइटिस। ओके, और एंट्राइटिस को समझने के बाद हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन परफोरेशन हो सकती है। तो हम देख लेते हैं कि एंट्राइटिस क्या है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ माइंड में क्लियर कर लेनी है कि आपको क्लास को समझना है और नोट्स को साथ में ही लिखना है। जो मैं यहाँ पर बोलूँगा वही आपको अपने नोट्स के अंदर लिखना है। एक्सप्लेनेशन नोट्स इस तरह से हम अल्टरनेटिव फॉर्म में चलेंगे। किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन हुआ है तो उसके नोट्स तुरंत आपके रजिस्टर में लिखे जाएंगे, राइट। इसीलिए हम अलग से पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। हम यहाँ पर जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको अपनी कॉपी में लिखना है और वही आपके रिवीजन के लिए काम आएगा और ये वीडियो भी आपके रिवीजन के लिए काम आ सकता है। तो स्टार्ट करेंगे एंट्राइटिस। अब देखिए, एंट्राइटिस को समझने के पहले हम आइटिस को समझेंगे। आइटिस इज रिलेटेड टू द इन्फ्लामेशन। लेकिन इन्फ्लामेशन किसका? एंट्रम का। अब एंट्रम क्या है? ये इंटेस्टाइनल पोर्शन को हम एंट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट्रम कहते हैं। यदि इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक हो जाए तो गैस्ट्राइटिस कहा जाएगा, राइट। इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक हो जाए तो गैस्ट्राइटिस कहा जाएगा। इसी तरह से इन्फ्लामेशन ऑफ एंट्रम का हो जाए तो वो एंट्राइटिस कहा जाएगा। इस इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन इट इज कॉल्ड एंट्राइटिस। ओके, और यदि गैस्ट्रोएंट्राइटिस की हम बात करें तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर गैस्ट्रिक प्लस इंटेस्टाइन दोनों का इन्फ्लामेशन है, तो उसको हम कहेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन का इन्फ्लामेशन, गैस्ट्रोएंट्राइटिस। ओके, तो हमने डायग्राम में अभी तक 3 कंडीशंस को समझा। गैस्ट्रोएंट्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों का इन्फ्लामेशन होना। गैस्ट्राइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक और एंट्राइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इन्फ्लामेशन है ये इन्फ्लामेशन क्यों होता है? तो इसके बहुत सारे रीज़न है। पहला, बैक्टीरियल या कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, राइट। कोई भी पैथोजन आ जाता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है। इस तरह से यदि इन्फेक्शन जाता है बॉडी में और वो स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फ्लेम्ड यदि कर देता है तो पैथोजेनिक या इन्फेक्टिव एंट्राइटिस कहा जाएगा। इसी तरह से यदि कोई मैकेनिकल डैमेज हो जाए, ठीक है, इरिटेशन हो जाए, एलर्जी हो जाए या फूड पॉइजनिंग हो जाए, ठीक है, इसका मैं एग्जांपल लिखना चाहूँगा, फूड पॉइजनिंग, राइट। फूड पॉइजनिंग हो जाए तो फूड पॉइजनिंग के कारण से भी इंटेस्टाइन और इन्फ्लामेशन होने के कारण से वो उसके विरोध में इन्फ्लामेशन हो सकता है। इसी तरह तीसरा मैं बताना चाहूँगा रेडिएशन से भी इंटेस्टाइन के अंदर डैमेज हो सकता है और वो इन्फ्लामेशन कर सकते हैं। तो क्या चीज़ मैंने बताई? यदि इन्फेक्शन से हो तो इन्फेक्टिव एंट्राइटिस, राइट। इसी तरह से यदि फूड पॉइजन से हो तो वो भी एक तरह से एंट्राइटिस ही है, इन्फ्लामेटरी एंट्राइटिस है। इसके बाद है यहाँ पर रेडिएशनल एंट्राइटिस हो जाएगा। इसी तरह से और बताना चाहूँगा मैं, ऑटो इम्यून मेडिएटेड एंटीबॉडी जो है इनके अटैक करने के कारण से भी ये इन्फ्लेम्ड हो सकता है और ऑटो इम्यून मेडिएटेड इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी बहाना हो, देखो इंटेस्टाइन को इन्फ्लेम्ड होने के बहाने चाहिए, वो सूज जाएगी, वो एडिमेटस हो जाएगी, ठीक है, उसका सेल का जो फ्लूइड है वो बाहर निकल के बिल्कुल एडिमेटस हो जाएगा। उनकी सेल्स जो है वो अपनी साइज में बढ़ जाएंगी, वो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज करेंगी और केमिकल रिलीज करेंगी और अपना काम को भी रोक देंगी, अपने फंक्शंस को रोक देंगी और हड़ताल पे बैठ जाएंगी और
दूसरी दूसरी चीज़ों के सिम्टम्स वहाँ पे निकालेंगी, जैसे कि नोजिया हो जाना, वोमिटिंग हो जाना, डायरिया हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, इस तरह के सिम्टम्स भी वो लाएंगी। लेकिन उन सब के पीछे कोई ना कोई बहाना होगा, कोई ना कोई कारण होगा। तो इन्फेक्शन के विरोध में भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, मैकेनिकल डैमेज के विरोध में हो सकता है, रेडिएशन के विरोध में हो सकता है, ऑटो इम्यून एक्टिविटी के विरोध में भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करवा सकती हैं, इंटरनल डैमेज करवाएंगी, इंटेस्टाइन को ट्रिगर करेंगी, स्टिमुलेट करेंगी और इन्फ्लेम्ड करेंगी। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि एंट्राइटिस का हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखें। तो एंट्राइटिस का इंट्रोडक्शन के लिए फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि इट इज़ द राइट, आपको क्या लिखना है, इट इज़ द, अब आपको रजिस्टर और आपकी पेन को काम पे लगा देना है। फर्स्ट पॉइंट आपको लिख देना है, इट इज़ द inflammation of small intestine. It is the inflammation of small intestine that is called enteritis. इन्फ्लामेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में तो सीकम होता है, कोलन होता है, रेक्टम होता है, तो वहाँ पे कोलाइटिस और इस तरह से नाम दिए जाते हैं। अब सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन्फ्लामेशन में बी inflammation of small intestine may be caused by inflammation of small intestine may be caused by infection, mechanical damage, radiation, right, और autoimmune एक्टिविटी या ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स के द्वारा ये इन्फ्लामेशन हो सकता है, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, राइट। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे कि एंट्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन, राइट। दूसरा, गैस्ट्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक, और तीसरा पॉइंट आप लिखो, गैस्ट्रोएंट्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। क्या क्या लिखना है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ठीक है। एंट्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन, गैस्ट्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक, और थर्ड पॉइंट लिखना है, गैस्ट्रोएंट्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस तरह से ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, फोर्थ पॉइंट इंट्रोडक्शन में फोर्थ पॉइंट क्या लिखना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखना है, एंट्राइटिस इज द कंडीशन, एंट्राइटिस क्या है, एक तरह से कंडीशन है, इन विच स्मॉल इंटेस्टाइन इज इन्फ्लेम्ड, राइट, इन विच स्मॉल इंटेस्टाइन इज इन्फ्लेम्ड एंड दिस इन्फ्लामेशन may lead to the this inflammation may lead to the function, may lead to the loss of function, राइट। तो इस तरह से ये फोर्थ पॉइंट आपके इंट्रोडक्शन के इसमें हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन हम बहुत छोटा रख रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक भी छोटा है, इम्पोर्टेंट है लेकिन छोटा टॉपिक है, क्योंकि एक तरह से ये सिम्टम है। क्योंकि कैसे सिम्टम है मैं आपको कॉजेज में बता दूंगा, सिम्टम क्यों है ये, क्योंकि बहुत सारे डिजीज कंडीशन में कॉमन कंडीशन है जो कि आती है, जैसे कि क्रोहन्स डिजीज के अंदर भी एंट्राइटिस आपको देखने को मिल सकता है, सीलियक डिजीज में एंट्राइटिस देखने को मिल सकता है, फूड पॉइजनिंग में देखने को मिल सकता है। इन चीज़ों को अपन कॉजेस के अंदर भी समझेंगे। तो यहाँ पर एंट्राइटिस को आप अच्छे से इतना ही समझ सकते हो
कि एंट्राइटिस इज द, इस तरह से समझ सकते हो कि एंट्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा है, वो इन्फेक्शन के कारण से भी हो सकता है, रेडिएशन के कारण से हो सकता है, मैकेनिकल डैमेज के कारण से हो सकता है, और केमिकल डैमेज के कारण से हो सकता है, राइट, ऑटो इम्यून डैमेज के कारण से भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, डेफिनेशन। अब एंट्राइटिस की डेफिनेशन क्या है? तो एंट्राइटिस, मैं बोल रहा हूँ, आपको लिखना है, एंट्राइटिस may be defined as enteritis may be defined as the inflammation of small intestine, right? Enteritis may be defined as the inflammation of small intestine due to हटा के आप ऐसा लिख सकते हो, may be defined as the inflammation of small intestine caused by बैक्टीरियल, ठीक है, या caused by आप लिखिए इन्फेक्शन, caused by the infection, irritation, radiation and autoimmune response, राइट? यदि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आए, या राइट, इंटेस्टाइन में यदि इन्फेक्शन हो जाए, इंटेस्टाइन यदि इरिटेट हो जाए, इंटेस्टाइन पे रेडिएशनल अटैक हो जाए, या इंटेस्टाइन पर ऑटो इम्यून अटैक हो जाए, तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एंट्राइटिस मे बी डिफाइंड एज द inflammation of the small intestine caused by the infection, irritation, radiation and immune response, right? And characterized by loss of normal gastrointestinal function, and characterized by loss of नॉर्मल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन का लॉस हो जाना, इस तरह से ये डिफाइन हो जाएगा। क्या डिफाइन हो जाएगा? एंट्राइटिस। आगे बढ़ेंगे, कॉजेज। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द एंट्राइटिस? कॉजेज, या हम इसको प्यार से कहेंगे इटियोलॉजी ऑफ एंट्राइटिस। फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कि भाई एंट्राइटिस होता क्यों है, राइट? अब एंट्राइटिस सर इसलिए होता है क्योंकि वो इन्फ्लामेशन है, और इन्फ्लामेशन के लिए बहुत सारे बहाने हैं। तो पहला हम लेते हैं इन्फेक्टिव एंट्राइटिस, राइट? और इन्फेक्टिव एंट्राइटिस, अब इसके अंदर नोट्स नहीं रहेंगे, जो आपका ये है, मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ वही आपके नोट से लिखिए इसको। पहला रहता है इन्फेक्टिव एंट्राइटिस, और इन्फेक्टिव एंट्राइटिस मे बी कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, राइट? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सेकेंड है वायरल इन्फेक्शन, ओके, फंगल इन्फेक्शन, राइट? इस तरह से जो इन्फेक्शन है, राइट, फंगल तो मोस्ट कॉमन ये स्किन इन्फेक्शन में काउंट होता है, इसकी जगह आप पैरासाइटिक इन्फेक्शन लिख सकते हो, राइट? इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये हो गया इन्फेक्टिव एंट्राइटिस। सेकेंड है आपका, सेकेंड है रेडिएशनल एंट्राइटिस, राइट? इसमें क्या लिखना है? रेडिएशन में कॉज द इरिटेशन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे कि एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ, फिर लिखना क्या है बता दूंगा। जैसे कि किसी पर्सन को यदि ओरल कैंसर है, क्या है? ओरल कैंसर है, राइट? या उसको स्टमक कैंसर है, ओरल कैंसर हो गया, स्टमक कैंसर हो गया, या इंटेस्टाइनल कैंसर हो गया, तो इनके लिए हम क्या देते हैं? रेडिएशन थेरेपी देते हैं, राइट? और रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट होने के कारण से क्या हो जाएगा? एंट्राइटिस हो जाएगा। समझ में आ गया? ओरल कैंसर, स्टमक कैंसर, इंटेस्टाइन कैंसर, उनको यदि हम रेडिएशन देते हैं तो वो रेडिएशन के साइड इफेक्ट से एंट्राइटिस हो सकता है। तो इस तरह से ये रेडिएशनल एंट्राइटिस कहलाता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे रेडिएशन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ
इस पॉइंट में आपको लिखना है रेडिएशन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सच एज oral cancer, right? Radiation used for treatment of cancer such as oral cancer, stomach cancer, intestinal cancer, ठीक है, may be lead to the inflammation of small intestine, may be lead to the inflammation of small intestine, may be lead to the inflammation of small intestine। तो ये ए और बी पॉइंट मैंने आपको बताया, इन्फेक्टिव एंट्राइटिस और रेडिएशनल एंट्राइटिस। थर्ड कॉज अपना इसमें रह जाता है, इसके अंदर फूड पॉइजनिंग, राइट। और फूड पॉइजनिंग के अंदर जैसे कि अंडर कुकड मिल्क, अनकुकड या अंडर कुकड मिल्क, कच्चा पका खाना, आधा कच्चा आधा पका खाना, राइट। इस तरह से अनहाइजीनिक पोल्ट्री एंड मीट, अनहाइजीनिक पोल्ट्री एंड मीट, ठीक है। जो इस तरह से मीट और पोल्ट्री जैसे जो फूड रहते हैं उनका प्रॉपर हाइजीन नहीं हो पाना, राइट। इस तरह से जो फूड है ये फूड टॉक्सिसिटी या फूड पॉइजन के नाम से जाने जाते हैं। और ये फूड पॉइजन जो है वो इंटेस्टाइन को इरिटेट करती है और इन्फ्लामेशन करती है। इस तरह से पहला मैंने आपको बताया कि इन्फेक्टिव एंट्राइटिस, सेकंड मैंने आपको बताया रेडिएशनल एंट्राइटिस, थर्ड बताया फूड पॉइजनिंग का एंट्राइटिस। और आगे एक फोर्थ और बता देना चाहूँगा मैं, ऑटो इम्यून से कैसे हो सकता है कि इम्यूनिटी के एक्सेसिव वर्क करने से हार्मफुल एंटीबॉडीज बनते हैं, राइट। क्या बनते हैं? हार्मफुल एंटीबॉडीज। और ये हार्मफुल एंटीबॉडीज जो हैं इनको हम कहते हैं ऑटो इम्यून मेडिएटेड एंटीबॉडी। क्या कहते हैं इनको? ऑटो इम्यून मेडिएटेड एंटीबॉडी। ओके। और ये ऑटो इम्यून मेडिएटेड एंटीबॉडी जो है ये क्या कॉज करेंगे? इरिटेशन कॉज करेंगे। किसको? स्मॉल इंटेस्टाइन को इरिटेशन कॉज करेंगे। तो इसमें पॉइंट क्या लिख सकते हो? लिखिए, ऑटो इम्यून, राइट। इसके अंदर पॉइंट आपको लिखना है कि ऑटो इम्यून मेडिएटेड एंटीबॉडी may damage the cells of small intestine and it may lead to the small intestinal inflammation। तो इस तरह से ये क्या हो गया? कॉजेज हो गया। किसके कॉजेज हो गया? एंट्राइटिस के। आगे बढ़ेंगे। कॉजेज के बाद नेक्स्ट हेडिंग है अपनी साइन एंड सिम्टम्स, राइट। साइन एंड सिम्टम्स। तो फर्स्ट पॉइंट फटाफट लिखिए, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे। फर्स्ट, यदि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाए, सूजन आ जाए, तो एब्डोमिनल पेन, राइट। एब्डोमिनल पेन होगा, राइट। दूसरा होगा नोजिया, वॉमिटिंग, राइट। नोजिया वॉमिटिंग होगा। इसके बाद फीवर भी आ सकता है, राइट। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ओके। डाइजेशन प्रॉपर नहीं होने के कारण से हेडेक भी हो सकता है, ओके। और डाइजेशन प्रॉपर नहीं होने के कारण से माल न्यूट्रिशन हो सकता है, और माल न्यूट्रिशन को यहाँ माल न्यूट्रिशन नहीं कहेंगे। पर्सन को पहले तो फटीग फील होगी। क्या फील होगी? फटीग, राइट। फटीग फील होगी, हेडेक होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा और फीवर होगा, ओके। इस तरह से ये हो गया आपका एंट्राइटिस का सिम्टम, राइट। और यदि डिजीज कंडीशन यदि प्रोग्रेस होती है तो किडनी डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज होगा, राइट। दूसरा होगा किडनी डैमेज होने के कारण से यूरिन आउटपुट जो है वो कम आएगा, ओके। यूरिन आउटपुट क्या आ जाएगा? कम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। और
एक और सिम्टम इसमें रहता है, जब डिजीज प्रोग्रेसिव होती है तो स्टूल के साथ, स्टूल जो है फिकल मटेरियल जो है, स्टूल के साथ दो चीज़ें आ सकती है, या तो ब्लड आ सकता है, राइट, ब्लीडिंग विद द स्टूल हो सकता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लामेशन होने के कारण से, स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन होने के कारण से वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड वेसल्स रप्चर हो सकती है, छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो सकती है, और वो ब्लड स्टूल के साथ में बाहर आ सकता है। या म्यूकस एक्सेसिव, जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेट कर रही है वो म्यूकस सिक्रेशन भी हो सकता है, किसके साथ, स्टूल के साथ बाहर आ सकता है। तो ये क्या है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द एंट्राइटिस। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन अब आपको ये बताना है कि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के लिए क्या क्या जांचें करी जाती हैं, कैसे जांचें की जाएं, क्या क्या हम जांचें, इन्वेस्टिगेशन या इवेल्युएशन कर सकते हैं एंट्राइटिस वाले पेशेंट को। तो पहला तो ये कि फिजिकल एग्जामिनेशन, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि पर्सन को फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है तो कैसे करेंगे, उस पर्सन के फिजिकल जो भी सिम्टम्स हैं उनको ऑब्जर्व करना है, राइट। उसको एब्डोमेन में पेन है कि नहीं है, एब्डोमेन में स्वेलिंग है कि नहीं है, उनको पेन सेंसेशन, इसके बाद नोजिया वॉमिटिंग ऑब्जर्व करना है, स्टूल के साथ ब्लड है कि नहीं है, राइट। इन सारी चीज़ों को, फिजिकल जो भी प्रॉब्लम आ रही है, फटीग है या नहीं है, और नोजिया है या नहीं है, वॉमिटिंग के सिम्टम है या नहीं है, उन चीज़ों को असेस करना, ये आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो और पेशेंट को पूछ कर भी कर सकते हो। तो ये सब कहलाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, राइट। सेकंड हम देखते हैं मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री, और मेडिकल हिस्ट्री में आपको ये पूछना है कि पर्सन ने फूड हाइजीनिक तरीके से खाया है कि नहीं खाया है, राइट। फूड जो बनाने का तरीका है वो हाइजीनिक था या नहीं था, फूड अंडर कुक तो नहीं था, राइट, फूड पॉइजनिंग तो नहीं है, या फिर उसको कोई बैक्टीरियल या वायरल या बैक्टीरियल या वायरल जैसे इन्फेक्शन है या नहीं है, राइट, इस तरह से। और पेशेंट को रेडिएशनल थेरेपी चलिए या नहीं चलिए, उसे फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो गया। तो यहाँ पर मेडिकल हिस्ट्री में क्या आएगा, इटियोलॉजी से रिलेटेड जो भी लाइफ स्टाइल है उसके बारे में यहाँ पे पर्सन को पूछा जाता है, ताकि हम डाउट कर सकते हैं कि किस कारण से इसे एंट्राइटिस हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसका मैनेजमेंट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट में कि पेशेंट के एक्सरे करेंगे, राइट, एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे, राइट। इसके बाद ब्लड टेस्ट के अंदर यदि हम क्या क्या कर सकते हैं, दो चीज़ें कर सकते हैं, WBC काउंट कर सकते हैं या ESR चेक करेंगे। WBC यदि इन्फेक्शन है तो WBC आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, राइट, और इन्फ्लामेशन है या कोई डिजीज कंडीशन है तो ESR भी आपको एबनॉर्मल मिलेगा, बढ़ा हुआ मिल सकता है। इसके बाद है USG एब्डोमन, ठीक है, सोनोग्राफी एब्डोमन कर सकते हैं, एब्डोमन। इसके बाद रहता है एक स्टडी रहती है CT स्कैन, राइट, CT स्कैन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो गए, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ एंट्राइटिस। तो इसके अलावा और भी देख सकते हैं, स्टूल के अंदर ब्लड तो नहीं है, स्टूल टेस्ट भी करते हैं, राइट, स्टूल ऑकल्ट। तो जैसे जैसे पर्सन के सिम्टम आते हैं उन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जांचें अप्रोच लगाई जाती है या प्रायोरिटी रखी जाती है। तो ये हो गया डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। आगे बढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ एंट्राइटिस। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको पर्सन को क्या देना है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेनेंस। फर्स्ट में तो ये कि पर्सन को जो एंट्राइटिस हुआ है और उसका जो फ्लूइड लॉस हुआ है, जैसे उसको डायरिया हुआ होगा, उसे वॉमिटिंग हुई होगी, तो जो फ्लूइड में से जो इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गया है और जो फ्लूइड लॉस हो गया है उसको रिप्लेस करना है, उसको वापस देना है, रिप्लेस करना है, राइट। तो इसलिए हम बाहर से क्या देते हैं, ठीक है, इंट्रावीनसली फ्लूइड हम देते हैं। और इंट्रावीनस फ्लूइड क्यों देंगे, क्योंकि उसके अंदर
फ्लूइड प्लस इलेक्ट्रोलाइट दोनों का मैनेजमेंट हो सके। तो इंट्रावीनस फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन देंगे टू रीप्लेस इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड बैलेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए हम या रिप्लेस करने के लिए ये चीज़ देते हैं। सेकंड हम देंगे यदि इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स। अब पूछेंगे कि एंटीबायोटिक्स सर कौन सी देंगे, तो यहाँ पर मैं कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स बता रहा हूँ, जैसे कि एमोक्सिसिलिन हो गया, सेफ्ट्रिएक्सोन हो गया, राइट, मेट्रोनिडाजोल हो गया। तो इस तरह की ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये दिए जा सकते हैं, लेकिन ये कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं। लेकिन यहाँ पर एंटीबायोटिक्स पर्टिकुलर इन्फेक्शन को चेक करके आइडेंटिफाई करके दिया जाना सही होगा, उचित होगा, क्योंकि कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप एंटीबायोटिक देते हो तो बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, ठीक है, जैसे कि इस्चेरिया ई कोलाई है, राइट। बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या क्या हो सकते हैं, इस्चेरिया ई कोलाई हो सकता है, शिजेला हो सकता है, साल्मोनेला हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस सीरियस हो सकता है। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया है उनके उनके लिए स्पेशली ये सेफ्ट्रिएक्सोन नाम की मेडिसिन चलती है। तो टाइप ऑफ द इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है कि एंटीबायोटिक्स कौन सी लगाई जाए। यदि वायरल इन्फेक्शन से एंट्राइटिस होता है तो यहाँ पर वायरल के लिए एंटीबायोटिक का रोल नहीं रहता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन बॉडी इम्यूनिटी से, बॉडी की इम्यूनिटी से ही वो रिकवर होता है, या फिर इसमें एंटीवायरल मेडिसिन चलती हैं। तो ये सब हो गया मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द एंट्राइटिस। अब लास्ट हेडिंग है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, राइट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सपोज करो ये स्टमक है और ये इंटेस्टाइन है, अब ये इन्फ्लेम्ड हो गई है, तो इतने पोर्शन को रिमूव कर दिया जाएगा। इतने पोर्शन को रिमूव करके बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अफेक्टेड पोर्शन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, एंट्रेक्टोमी या स्मॉल इंटेस्टाइन रिमूवल, रिमूवल ऑफ द इन्फ्लेम्ड एरिया, इन्फ्लेम्ड पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे जैसे कोलेक्टोमी होता है, कोलोस्टोमी होता है, एंट्रेक्टोमी होता है। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि कौन सा पोर्शन इन्फ्लेम्ड है, कौन सा पोर्शन जो है वो काम नहीं कर रहा है या रिमूवेबल है, या उसका प्रॉपर अब्यूज़ बचा नहीं है, वो सक्सेसफुली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, उसको परमानेंटली रिमूव कर दिया जाता है। तो ये हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आपको बस ये सर्जरी का नाम ही याद रखना है, बाकी सर्जिकल मैनेजमेंट ठीक है, एब्डोमिनल नर्सिंग रोल के अकॉर्डिंग मैं यदि बताऊं तो सर्जिकल मैनेजमेंट में तीन तरह के रोल आपके हो सकते हैं, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। कोई भी सर्जरी हो, मैं सिर्फ एंट्रेक्टोमी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोलोस्टोमी हो गया, ठीक है, हिस्ट्रेक्टोमी क्यों ना हो गया हो, ठीक है, कोई भी सर्जरी ऐसी हो, जनरल अपना जो रोल रहता है वो बताना चाहूँगा। फर्स्ट है प्राइमरी प्री ऑपरेटिव रोल। तो प्री ऑपरेटिव रोल के अंदर एक बार मैं लिख दूंगा यहाँ पर, वाइटल साइन मॉनिटरिंग करना है, रिमूवल ऑफ द ज्वेलरी निकालनी है, रिटर्न कंसेंट लेना है, ठीक है, ओटी बुकिंग करनी है, पार्ट प्रिपरेशन करना है, पीएससी चेकअप करवाना है, राइट, एनबीएम कराना है, पेशेंट को एनबीएम करना है। तो ये सब क्या हो गए, प्री ऑपरेटिव होते हैं, राइट। इसी तरह इंट्रा ऑपरेटिव के अंदर ट्रॉली सेटअप करना है, वाइटल साइन मॉनिटरिंग करना है, ठीक है, एनेस्थेशिया दिया है तो उसका कॉन्शियस लेवल मॉनिटर करना है, इनटेक आउटपुट मॉनिटरिंग करना है, ये सब इंट्रा ऑपरेटिव में आ जाते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर जो भी वुंड बना है, वुंड केयर करना है, वुंड को ऑब्जर्व करना है, वाइटल साइन मॉनिटरिंग करना है, राइट, इस तरह से, और कॉम्प्लिकेशन का ऑब्जर्वेशन करना है। तो ये सारा पोस्ट ऑपरेटिव रोल के अंदर आ जाते हैं। प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव मैंने आपको एक बार क्लास के अंदर फिजिकली भी बता दिया था, लेकिन जब अपना यहाँ पर ऑपरेशन संबंधित जो यूनिट आएगा तो उसमें हम इसको और ज़्यादा डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो एंट्राइटिस इतना इनफ है, राइट, अच्छे से इसको समझ लीजिए। यही नोट्स हैं जो अभी आपको लिखवाए, यही नोट्स हैं,
और क्वेश्चन इसमें यही बनते हैं कि एंट्राइटिस, व्हाट इज द एंट्राइटिस, हाउ यू कैन डिफाइन इट, राइट डाउन द क्लिनिकल फीचर्स, राइट डाउन द मेडिकल मैनेजमेंट, इस तरह से। और ये 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। ऑल द बेस्ट। और यदि आपको डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसके लिए बढ़ेंगे कि आपको असाइनमेंट लिखना है। राइट द असाइनमेंट ऑन एनसीपी फॉर पेशेंट विथ एंट्राइटिस के पेशेंट के साथ आप यदि ड्यूटी कर रहे हो तो आपको नर्सिंग केयर प्लान क्या बनाना होगा। तो इसके लिए आपको एक असाइनमेंट बनाना है और ये असाइनमेंट आपके मेडिकल फाइल के अंदर अटैच हो जाएगा, जो आपके क्लिनिकल प्रैक्टिकल एग्जाम्स में काम आएगा। ऑल द बेस्ट।